Okay, so very good morning to all of you, and let's start the proceedings of the day. And straight away questions. Number one is regarding the recording. Okay, recording का actually ना थोड़ा सा discussion हुआ है. तो recording अब हम ना publicly नहीं करेंगे. Recording will be provided to only few students who are certain due to certain reason that has to be given to the class teacher also. तो कुछ ऐसे rules बनाए गए so that it becomes a ploy की है ना, becomes ploy for sometimes being a little casual, not attending, whatever. तो इसलिए जैसे अविरल I will provide you the link. Recordings तो मेरे पास है, but उनको हम public नहीं रखेंगे. अब जो है जिनको जरूरत होगा तो they will be asked specially to get access to it. हाँ जी सर, वो ना आई नहीं थी उसमें, मैंने वही चेक करा था. हाँ बेटे, मैं सर आपने मेरे को वो भेजी थी ना, मैंने मांगी थी, वो उसमें आ नहीं रही थी, मतलब पब्लिकली नहीं आ रहा था वो. हाँ पब्लिकली आएगा तो तभी तो मैंने बोला ना, लेकिन अब रिकॉर्डिंग सब पब्लिकली नहीं जाएगा. इट विल बी recordings will be there but will be provided only on a case to case basis. ठीक है ना, जब जरूरत पड़ेगा या कुछ ऐसे वो देख लेंगे. Ishita, you have asked about centrifugal force. Well, Ishita, centrifugal force ना अभी let's not discuss on it, क्योंकि ये ना force मतलब ये dynamics का part. अभी हम लोग kinematics में भी पूरा नहीं किया. Kinematics का भी अभी भी projectile वगैरह रहता है, तो like let's not discuss dynamics right now. We will discuss in due course of time, Ishita. ठीक है ना, so don't worry. करेंगे इसको discuss. ठीक है, चलो. लास्ट क्लास में यानी कल के क्लास में हमने क्या किया था, मैं एक बार जस्ट एक छोटा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ. और अगर मैं ब्रीफिंग अगर ना भी दूं तो भी तो चलेगा, है ना. मे बी somebody can give me the briefing. I mean, so I will ask. Yes, Aryan, can I have you on air, बेटे? Aryan. Yes. Aryan, एक बार रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला बता दो. Sir, 1 plus dy by dx whole square by d square y by dx square. फिर By d square y by d square x dx square. Yes. का 3/2 ऊपर. ऊपर. ये मैं वही मैं Numerator पे. भूल गया. Okay, चलो. That's right, Aryan, and those who wanted some kind of a formula help, there it goes. तो ये है formula for a radius of curvature, and that is 1 plus dy dx whole square to the power 3/2 upon d2y by dx square. Generally इसको बोला जाता है d2y by dx. वैसे तो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, but generally it is mentioned as d2y by dx. ठीक है ना. अच्छा, इससे क्या होगा, है ना. इससे कोई भी कर्व का किसी भी जगह पे, ठीक है ना, कोई से भी कर्व का किसी भी जगह पे अगर मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, जैसे मान लो इस पोर्शन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तो इस पोर्शन को अगर मैं एक सर्कल के साथ टैली कराऊं तो वो जो रेडियस बनेगा, दैट इज दिस रेडियस. ये देखो, प्रॉपर अगर रेडियस हम देखें तो वो तो सर्कल के लिए डिफाइंड है, लेकिन हम कर्व का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर सकते हैं. दैट इज हाउ वी डिड. तो कल के क्लास स्मॉलेस्ट आर्क लगे ना सर. हाँ बेटे, स्मॉलेस्ट आर्क के साथ एक सर्कल कॉरेस्पॉन्ड करा के उसी को. हाँ वही मतलब कि एक ऐसे सर्कल जो कि इस छोटे से आर्क के साथ टैली कर जाए. देखो, अगर कोई सा भी, जैसे ये आर्क है, अगर मैं एक ऐसे सर्कल बनाऊंगा और मैं इसके साथ अगर इसको मिलाऊंगा तो क्या टैली करेगा? नहीं टैली करेगा, है ना. इट विल जस्ट बी इन कांटेक्ट एट वन पॉइंट. यू विल सी. देखना, ये बड़े वाले कर्व के साथ ये छोटे सर्कल जो है ना, सिर्फ एक पॉइंट पे देखना टच कर. So then we cannot say that as the radius of curvature, isn't it? इसलिए थोड़े से पोर्शन पे मैचिंग होना चाहिए. That's how it must be, and then only we will call it as the radius of curvature. ठीक है ना. So that's how. और अगर उसको मैच करता है तो in that case ये इसका फॉर्मूला. चलो ठीक है. So that was one formula that we have done yesterday. So this is for those who were not yesterday present or maybe couldn't follow it. एक और फॉर्मूला मैंने बताया था. Can I have Abhay Singh on air, बेटे? Abhay Singh. Abhay Singh, can you hear me, बेटे?
Adit Midha, bete, can I have you on here? Adit Midha, Yes, sir. can you tell me the formula for arc length? Yes, sir. So it was integration of under root of 1 plus dy by dx whole square dx. Arc length is equal to integration Integration whole root of 1 plus dy by dx whole square and then brackets dx. With limits. Okay, here I would like to ask something, and that is I would like to ask something is that क्या इसको एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं? क्या इसको हम कोई और तरीके से भी लिख सकते हैं? हम वो कॉमन ले सकते हैं Radius times सर dy कॉमन ले लेंगे उसमें, तो dx by dy का होल सर स्क्वायर प्लस 1। dx by dy हो जाएगा ओके, यानी अगर मैं उसको अंदर dx by dy करता हूं तो बाहर हो जाएगा dy. चलो ठीक है, गुड। यानी क्या हो गया, मैं इसको इस तरीके से और भी लिख सकता हूं, और वो है लिमिट्स एंड देन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx by dy का होल स्क्वायर इनटू dy। चलो ठीक है, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया टू व्हाट वी हैव डन यस्टरडे, and you know, based on that you can now solve any question given the function of variation of x and y. ठीक है, चलो तो like those who were not there yesterday or maybe you know didn't note it, I mean to like you can use this formula now. I hope you have noted it down. तो ये हमने दो चीजें सीखा था कल, और उसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, और लास्ट में एक क्वेश्चन आया था दैट इज कॉल्ड एज अ पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूं कि उसको एक बार जरा सॉल्व कर लिया जाए फटाफट। और एक और चीज मुझे आज बताना भी था, इज दैट नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई मीन, एंड दैट इज, देखो हमने प्योर रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग सर्कल का कर रखा है ना, तो दिस इज फॉर नो स्लिपिंग, हमने सर्कल का कर रखा है ना। अब देखो सपोज ये ग्राउंड हो गया और ये रेडियस हो गया और ये सर्कल हो गया, नो स्लिपिंग कंडीशन, यहाँ पे मैंने एक वाई एक्सिस बना दिया, ठीक है, और ये ऐसे करके। अब क्या होगा, लेटस से, तो ध्यान से सुनना, लेटस से मैंने क्या किया, इस सर्कल के ऊपर, ठीक है ना, इस सर्कल के ऊपर सपोज मैंने एक डॉट बना दिया यहाँ, तो एक डिस्क या कुछ ऐसे मान लो, ठीक है ना, और उस डिस्क के ऊपर एक डॉट बना, ये डिस्क आगे जा रहा है प्योर रोलिंग यानी नो स्लिपिंग कंडीशन, तो थोड़ी देर बाद मान लो ये डिस्क यहाँ पे आ, तो ये पॉइंट ऑब्वियसली फिर यहां चला जाएगा, है ना, तो ये पॉइंट मान लो इधर ही कहीं चला, whatever. In the meanwhile, what has happened is that this मान लो ये यहां चला गया. In the meanwhile, let us say this circle has suppose rotated by an angle theta. So this will be theta. Now note carefully. ये अगर थीटा हुआ तो देखो ये जो आर्क का लेंथ है ना, ये जो आर्क का लेंथ है वही ये होगा, यानी दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू आर थीटा। ऑफ कोर्स थीटा इज इन रेडियंस, हमने और कोई यूनिट हमने नहीं लेना है, हमें सिर्फ रेडियन यूनिट ही लेना, ठीक है, तो ये हो गया आर थीटा। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? Now this is called as the parametric form of equation. अब एक चीज ध्यान से सुनो, ये जो पाथ होता है ना इस पॉइंट का, इस पाथ को हम लोग बोलते हैं एज साइक्लॉइड, ठीक है, इस पाथ को हम लोग बोलते हैं साइक्लॉइड। क्यों? क्योंकि साइकिल से बनता है ना, वो एक साइकिल ही हो गया, एक बाइसाइकिल का व्हील वगैरह इस तरीके से सोचो, और उसको घुमा दिया, आगे जा रहा है, तो वो जो पॉइंट यूं कर्व ट्रेस कर रहा है, ये जो कर्व ट्रेस होता है इसको हम लोग साइक्लॉइड बोलते हैं। और इस साइक्लॉइड का कर्व कैसे होता है इसका मैंने पहले भी समझाया था, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम हियर,
फाइन, ये तो ऑब्वियसली 2r हो जाएगा. So this is the path of the cycloid, and today I am going to give you the parametric form for the equation of cycloid. Fine. So now I'm going to talk about parametric form. पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने कल इंट्रोड्यूस किया था और मैंने बताया था कि पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब क्या होता है कि जब x और y कोऑर्डिनेट एक ही वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म. मैंने एक एग्जांपल भी दिए थे अगर याद होगा, ठीक है ना. तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन यानी नो स्लिपिंग केस में हम लोग साइक्लॉइड की बात करें, उसके इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म. तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम लिखना जा रहे हैं, है ना. तो कैसे लिखेंगे इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. अब जैसे एग्जांपल मैंने कल दिया था, एक बार फिर से दे देता हूं जस्ट फॉर रिवीजन. हमें जैसे एक पैराबोला का टिपिकल इक्वेशन जो होता है ये वाला, इस टाइप का जो पैराबोला का टिपिकल इक्वेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं y square is equal to 4ax. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन. तो इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, ठीक है ना, वो होता है 80 स्क्वायर 2a. ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर अ पैराबोला. आज मैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर साइक्लॉइड बता रहा हूं. तो साइक्लॉइड का क्या होगा, x और y. ठीक है, फटाफट बताओ जरा. वैसे तो मैंने काफी हिंट दे दिया, आई एम श्योर यू शुड बी एबल टू डू इट नाउ. हाँ जी, जल्दी बताओ. लेट्स सी हु इज द फास्टेस्ट टू डू इट. सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. क्वेश्चन इज कि ये जो साइक्लॉइड है, मतलब साइक्लॉइड का जो पाथ है, ये क्या है ना, साइकिल के ऊपर अगर एक डॉट लगा दें तो इस डॉट का जो कर्व ट्रेसिंग होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द साइक्लॉइड. ठीक है, तो ये साइक्लॉइड कैसे होगा, यूं फिर ऐसे एंड सो ऑन. तो आज मैं उसका पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन पूछ रहा हूं. हाँ जी, एनीबॉडी. सर एक डाउट सर, वो क्या कहते हैं आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है आर थीटा, ये आर्क लेंथ, अच्छा वो जितना सर्कल घुमा उतनी ही लेंथ. हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि मान लो ये पॉइंट यहाँ पे था, तो अगर मान लो साइकिल थोड़ा सा आगे गया, सेंटर तो ऐसे मूव किया, तो ये जो नीचे का डिस्टेंस कवर वो ये क्या होगा, इसी आर्क का लेंथ होगा. हाँ सर ठीक है ना. इनफैक्ट जरा सोचो, अगर एक कंप्लीट साइकिल अगर सर्कल को घुमा दो विदाउट स्लिपिंग तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई आर. बस देन यू हैव गॉट द आंसर. तो r into कंप्लीट साइकिल का एंगल क्या होता है, 2 पाई, यानी 2 पाई r. So I think that partially answers your question as well. हाँ जी, तो इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट I have not got any attempt till now. सर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. पैरामेट्रिक फॉर्म इज व्हाट इज मोर रिलेवेंट. तो देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ये तो हो गया r थीटा, ये कितना होगा r sin थीटा, है ना. अगर ये थीटा हुआ तो ये r sin थीटा हुआ, तो ये क्या होगा r cos थीटा, और ये क्या होगा ना r sin थीटा. ये देखो, तो दिस इज r sin थीटा, है ना. तो यानी इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया फिर, r थीटा माइनस r sin थीटा. ये r sin थीटा हो गया, ये r थीटा है, ये r sin थीटा है, तो ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया था इसका. तो क्या हो गया, r थीटा माइनस r sin. और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, देखो ना, y कोऑर्डिनेट अगर ये पूरा देखते हो तो r है, ये r cos थीटा है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है, देखो इसका y कोऑर्डिनेट है, isn't it r minus r cos थीटा, यानी r minus r cos. यानी इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगा और अ साइक्लॉइड, ये तो पैराबोला का बताया था मैंने कल,
आज मैं साइक्लॉइड का बता रहा हूँ, ठीक है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन फॉर साइक्लॉइड। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू r इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू r इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लीज आगे लो, इसको नोट कर लो। इसको आगे मैं यूज भी कराऊंगा जब हम लोग रोटेशनल मोशन डिस्कस करेंगे ना, तो देखना ये भी एक पार्ट ऑफ डिस्कशन होगा, ये वाला इक्वेशन। और भी चीजें होंगे दैट तो ऑब्वियसली जब उसको चैप्टर को हम लोग हैंडल करेंगे तब देखेंगे, बट दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द साइक्लॉइड। ये हो गया साइक्लॉइड का पाथ। तो जैसे जैसे थीटा बनता जाएगा, है ना, जैसे जैसे थीटा बनता जाएगा हम अकॉर्डिंगली एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट थीटा के टर्म्स में हम दे सकते हैं। ठीक है, हैव अ लुक। एक्सक्यूज मी सर सर। ऐसे अलग अलग कर्व्स के मतलब अलग अलग पैरामेट्रिक फॉर्म आते हैं। हाँ, और ज्यादातर जो स्टैंडर्ड कर्व्स होते हैं कुछ ना कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म भी होता है। यस, वी वर आल्सो सेइंग समथिंग। यस सर। सर यहाँ पे थीटा किस चीज पर मतलब कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? ओके, अब समझ में आया। थीटा क्या है, देखो सर्कल स्टार्ट किया यहाँ पे, सर्कल जितना एंगल घूम जाएगा, है ना, जितना एंगल से रोटेट करेंगे, दैट इज व्हाट योर थीटा इज। तो जरा सोचो, अगर मान लो कोई भी मैं सर्कल लेता हूं और अगर ये थीटा है मान लो, तो यानी ये जो लेंथ है, इतना ही डिस्टेंस वो जमीन पे कवर किया, है ना, क्योंकि स्लिप तो कर नहीं रहा है। तो जो उसका सर्कमफरेंस का पार्ट है उतना ही उसने क्या किया, ग्राउंड में कवरेज कर। तो इसलिए देखो ग्राउंड का कवरेज मैंने आर थीटा माना और फिर उतना माइनस कर लिया सो दैट आई कैन गेट द एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये देखो आर थीटा में से आर साइन थीटा माइनस। और कोई क्वेरी है बेटे? नो सर। इज इट ओके नाउ? यस सर। ओके, चलो ठीक है। मैं इसके ऊपर ना बाद में, अभी तो नहीं, बट मे बी मंथ और टू लेटर ऑन आई विल गिव यू सम इंटरेस्टिंग होमवर्क्स बेस्ड ऑन दिस। इसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे एनालिसिस करने का वो है, स्कोप है, बट देन अभी थोड़ा इरेलेवेंट है इसलिए मैं उस पर जा नहीं रहा हूँ। तो लेट्स ड्रॉप द प्लान राइट नाउ। अच्छा, मैं कल का जो मैंने समझाया था इक्वेशन, सॉरी, फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड लेंथ ऑफ पाथ, उसके बेसिस पे मैं आज एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड भी जैसे साइक्लॉइड एक एक ट्रेजेक्टरी का पाथ होता है, ऐसे एस्ट्रॉइड भी हो, ठीक है ना, जस्ट नाम, नाम के ऊपर मत जाना ठीक है ना। तो इसका जो इक्वेशन है, आई विल गिव यू द इक्वेशन। आई मीन इक्वेशन इज x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। मैं इसमें दो तीन चीजें चाहता हूं कि तुम लोग करो, ठीक है। यूज योर माइंड, थोड़ा सा चैलेंजिंग एक्सरसाइज है। नंबर वन इज टू कर्व ट्रेसिंग। इस कर्व को पहले ट्रेस करो, दैट्स द फर्स्ट टास्क। सेकंड इज इसके पूरे का लेंथ फाइंड आउट, लेंथ ऑफ कंप्लीट कर्व, ठीक है। तो सबसे पहले काम करो, इसका कर्व ट्रेसिंग करो। स्तुति, कैन आई हैव यू ऑन एयर बेटे? स्तुति, स्तुति उपाध्याय, कैन आई हैव यू ऑन एयर बेटे? स्तुति उपाध्याय, कैन आई हैव यू ऑन एयर बेटे?
Actually, there are some students who are who need a little bit reminder on few things. चलो अभी तो फिलहाल इसका कर्व ट्रेसिंग करो. ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन के बेसिस पे इस कर्व का ट्रेसिंग करो. इसका कर्व का शेप क्या होगा. इशिता दास, व्हाट इज एस्ट्रॉइड? तभी मैं बोल रहा था. डोंट गो बाय द नेम. ठीक है ना, डोंट गो बाय द नेम, फॉरगेट अबाउट द नेम. ठीक है, इसको एक इक्वेशन समझो. एस्ट्रॉइड का इक्वेशन ये है. दैट्स इट. तो लाइक दैट्स व्हाई आई सेड फॉरगेट अबाउट द नेम. कई बार नेम से डिस्ट्रैक्शन हो जाता. पहले से कर्व ट्रेस करने की कोशिश करो एंड देन वी विल हैव द लेंथ ऑफ द पाथ. सर इसको डिफरेंशिएट करेगा. कर्व ट्रेसिंग के लिए कई सारी चीजें करना पड़ता है. एक तो थोड़ा सा सोचो कि अगर x का वैल्यू ऐसे होता है तो y का वैल्यू कैसे होगा. हाँ तो कई सर, बार ये उसको, तो देखा सर. हाँ एक मिनट, कई बार उसके बाउंड्स देखने पड़ते हैं. कई बार इसका स्लोप को देखना पड़ता है. तो these are things that you have to see. That's why पहले ट्राई करो, फिर मैं इंटरवीन करूंगा. डोंट वरी. सर ए कांस्टेंट है ना. ए कांस्टेंट है. Okay. I have given some time for you to think. I mean, let's bring up some relevant points that are maybe working on your mind so that we can, start solving it. Let's have somebody on air, maybe. Shirsh Nigam, can I have you on air, bete? Shirsh? यस सर. शीर्ष एक चीज बताओ, इस ग्राफ में देखो कई कर्व्स ऐसे होते हैं जो कि पूरा इनफाइनाइट तक चला जाता है और कई ऐसे होते हैं जो कि बाउंड होता है. तो इस ग्राफ को देख के क्या लग रहा है, इस इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है, ये इंफिनिटी तक जाएंगे या बाउंड ग्राफ लग रहा है? सर बाउंड. ओके, बाउंड के पीछे लॉजिक क्या है? सर आई कांट से एग्जैक्टली. चलो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट यू हैव समथिंग इन माइंड. आई मीन नो प्रॉब्लम. ठीक है ना, नो प्रॉब्लम. ठीक है ना, कोई बात नहीं. लेट्स हैव समबडी एल्स मे बी ट्राइंग. शाश्वत, कैन आई हैव यू ऑन एयर बेटे? शाश्वत तिवारी. Yes, sir. What do you feel, it's a bound graph or a graph that will go to infinity? Sir, I think it's bound graph. Okay, you are also having the same thought. Now what is the Yes, logic? sir. Hmm. What is the logic for that? I Dhruv, don't finally you raised your hand. Yes, Dhruv, can you make an attempt? Sir, I did it by putting value, like if we consider x as Okay, 0. okay, that's fine, that's fine, that's fine. थोड़ा लॉजिक बताओ. वैल्यूज पुट करके तो बिल्कुल आएगा, वो तो मैं समझ रहा हूँ. थोड़ा लॉजिक भी बताओ. सर यही किया था मैंने तो बाउंड फाइंड करने के लिए. तो y हो जाएगा वो a के इक्वल हो जाएगा और जब 0 y की वैल्यू डालेंगे तो x a के इक्वल एंड वी नो x दैट a. सर यही चलो ठीक लॉजिक है. अप्लाई. Definitely not a bad attempt, very good attempt, no problem.
सर ये Harman, थोड़ा this will be सर्कल की इक्वेशन जैसा लग रहा था, तो उससे भी थोड़ा सा आइडिया आया. okay. That is also not a bad idea. So that's a good connection that we're trying to build up. Okay, I had taken the name of Abhay Singh once. Abhay Singh, bete, are you on audible now? Yes, sir. Abhay Singh, तुम बीच में inaudible कैसे हो गए? सर मुझे आवाज नहीं आ रही थी, नेट मेरा थोड़ा सा स्लो था. अच्छा, Abhay Singh, can you tell me whether this graph is a bound graph or a graph that will go to infinity? Sir, I think it will be bound. Dhruv, probably what you can do is that Dhruv just take your hand down now. ठीक है ना? हाँ. What is the logic there, बेटे? Abhay? सर आई थिंक कि इसमें जब दो नंबर्स को ऐड करके कांस्टेंट आ रहा है, तो हम x को जब जितना बड़ा करते हैं तो y एक छोटी क्वांटिटी आएगी. Okay. I think that would be a relevant logic, है ना? I think that's a good logic. अच्छा, इसका curve tracing कर चुके हो क्या? Yes, sir, I think. Can you describe it a little bit? सर इट विल बी लाइक जब हम एक सर्कल बनाते हैं तो एक कर्व, जैसे क्वाड्रेंट में कर्व बाहर की तरफ फेस कर रहा होता है, तो इसमें कर्व अंदर की तरफ एक फेस कर रहा है. अब इसका लॉजिक क्या है कि अंदर की तरफ होगा? सर ये मैंने 2-3 पॉइंट्स लेके किया है कि ऐसा लगेगा. अच्छा, सर चलो ठीक स्लोप भी है. नेगेटिव आ रही है सर, स्लोप नेगेटिव आ रही है. सर फर्स्ट और slope सेकंड अगर- डेरिवेटिव से. देखो, स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है ना, अच्छा सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंच गया, चलो ठीक. ओके, नॉट बैड. ठीक है, दैट्स अ गुड डिस्कशन एक्चुअली. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी बाउंड ग्राफ, एब्सोल्यूट नो प्रॉब्लम. ठीक है ना? बाउंड ग्राफ तो खैर होंगे. ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ. देखो, बाउंड ग्राफ तो खैर होंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं. क्यों होंगे? क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो ये क्यूब रूट ऑफ एक्स है, उसका स्क्वायर है. ये भी क्यूब रूट ऑफ वाई है, इसका स्क्वायर है. तो इफेक्टिवली दो नंबर्स का स्क्वायर भी तो है ना? ओके, तो दोनों नंबर का स्क्वायर, दो नंबर्स के मतलब स्क्वायर करके ऐड करके एक फिक्स नंबर आ रहा है. यानी एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा. तो देयरफॉर इट कैन नॉट क्रॉस ए एक्चुअली, है ना? यानी ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तो इट कैन नॉट क्रॉस ए. यानी इसके एक बाउंड तो मिल गया, और वो है कि इधर ए होगा, इधर ए होगा, इधर ए होगा, और इधर ए होगा. चारों जगह पे होंगे, लेकिन ध्यान रखना. क्यों? क्योंकि अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूं, तो y का देखना दो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, है ना? एक प्लस ए भी करेंगे और एक माइनस ए भी करेंगे. दैट्स इंपॉर्टेंट है. तो ये हो गया पहला चीज. एक तो बाउंड का पता चल गया इसके मतलब. दूसरी बात ये है कि x बढ़ेगा तो y घटेगा. यानी कुछ स्टार्ट ऐसे हो कि देयर आर फ्यू ऑप्शंस. इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड आल्सो बी लाइक दिस. मैं एक मोटा मोटा बना रहा हूं, ठीक है ना? मोटा मोटा बना रहा हूं. तो उसके लिए काम करता हूं, मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, है ना? तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, है ना? तो 2/3 x टू द पावर -1/3, है ना? प्लस 2/3 into y to the power -1/3 into dividing is equal to 8, is equal to 0, है ना? So is equal to 0. So therefore you have dy dx is equal to 2/3 तो कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ y by x to the power 1/3. तो चलो एक काम करो, y by x to the power 1/3 कर लो, नहीं तो x by y to the power. मैं अगर शुरू में देखता हूं, है ना? अगर मैं शुरू में देखता हूं, तो देखो x का वैल्यू बहुत कम होगा. x का वैल्यू कम है, y का ज्यादा है ना? देखो शुरू में अगर देखता हूं तो x का वैल्यू कम है, y का वैल्यू ज्यादा है. यानी इसका मैग्नीट्यूड शुरू में ज्यादा होगा, और ऊपर से नेगेटिव, यानी ज्यादा नेगेटिव स्लोप. जब मैं x को यहाँ पे लेके आता हूँ, तो x बढ़ गया और y घट गया. यानी x बढ़ गया, बाद में जब x का वैल्यू ज्यादा हो रहा है तो y घट गया, x बढ़ गया. यानी इसका वैल्यू, यानी इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, नेगेटिव. यानी शुरू में, थोड़ा अंडरस्टैंड करो, शुरू में ज्यादा नेगेटिव स्लोप है और बाद में कम नेगेटिव स्लोप, है ना?
तो शुरू में देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन तो देखो होना नहीं, तो स्ट्रेट लाइन के तो जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो है नहीं, तो स्ट्रेट लाइन तो पहले रिजेक्टेड है। तो एक पॉसिबिलिटी ये वाला था, एक पॉसिबिलिटी ये वाला था। तो मैं देख रहा हूँ कि शुरू में ज्यादा नेगेटिव स्लोप आ रहा है, तो शुरू में ये तो ज्यादा नेगेटिव नहीं है ना, ये तो कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव है ना। देख लो ये एक्चुअली कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव हो रहा है। देख लो दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट है ना। तो देयरफॉर यही वाला ग्राफ हो गया, और आई थिंक नाउ आई कैन बिकम द अदर्स। और फिर मैं फिर सिमेट्रिकल बना देता हूं, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो ओवर हो है ना, फर्स्ट पार्ट तो ओवर। कर्व ट्रेसिंग। नाउ कम द सेकंड पार्ट, एंड दैट इज द लेंथ ऑफ द कंप्लीट कर्व। तो लेंथ ऑफ द कंप्लीट कर्व के लिए तो आई थिंक डिवाइड एक्स इज द की हमें, तो 1 प्लस डिवाइड एक्स होल स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करेंगे, तो आई थिंक इतना तो हो चुका है क्या, चलो मिटाने की जरूरत नहीं है। सर यस हाँ बेटे, no sir I was just saying don't erase अच्छा तो अब लेंथ ऑफ द कर्व के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डिवाइड एक्स, मतलब क्या हो गया y बाई एक्स, अब स्क्वायर भी करना है तो 2/3। ठीक है, अच्छा लिमिट्स क्या होगा ना, 1 का कर लेते हैं, 0 से लेके 1 तक है ना। आई थिंक 1 का कर लेंगे तो बाकियों का ऑटोमेटिक फिर इक्वल इक्वल होगा, सिमेट्रिकल फिगर होगा। तो 1 प्लस वाई बाई एक्स टू द पावर 2/3, तो 0 टू a, 1 का कर लेते हैं l, तो ये आ जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 है ना। ये हो जाएगा x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 अपॉन x टू द पावर 2/3। अच्छा x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3, तो कांस्टेंट a टू द पावर 2/3 है ना। यानी ये हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a है ना, a टू द पावर 2/3, उसको बाहर निकाल के मैं a टू द पावर 1/3 भी कर सकता हूँ, इनटू x टू द पावर 2/3 का अंडर रूट भी है, यानी x टू द पावर -2/3 यानी x टू द माइनस 1/3, यानी x टू द पावर -1/3 इनटू dx। ठीक है, इनटू dx। ठीक है, देख लो अच्छे से। तो यू हैव सर, ये दिस आपने इक्वेशन, ये x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 को a की पावर 2/3 लिखा है इसमें बस। हाँ x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 a टू द पावर 2/3, तो मैंने वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया a टू द पावर 2/3, तो बाहर आ गया तो a टू द पावर 1/3 है ना, तो वो a टू द पावर 1/3, और ये नीचे x टू द पावर 2/3 था, अंडर रूट के बाद बाहर आ गया तो x टू द माइनस 1/3 आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा a टू द पावर 1/3 इनटू x टू द पावर -1/3, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लाइक इनटू x to the power 2/3 limits 0 to a upon 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा 3/2 a to the power 1/3 into x to the power 2/3 का लिमिट्स, यानी a to the power 2/3, यानी आ गया इक्वल टू 3/2। लेकिन ये 3/2 आया क्या, ये 3/2 आया है इसका लेंथ, ये लेंथ लिया पर मुझे कंप्लीट कर्व का लेंथ से, तो क्या करेंगे फिर 4 टाइम्स है ना, Yes, sir, 6 हाँ 6 से हो जाएगा। सो देयरफॉर टोटल लेंथ इज इक्वल टू 3/2a into 4 into यानी इक्वल टू 6। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो टोटल लेंथ होता है एस्ट्रॉइड का, दैट इज इक्वल टू व्हाट ना, 6 से। सर एक कर्व बताता क्या है? हाँ? सर एक कर्व की सिग्निफिकेंस क्या है वैसे फिजिकल? इसका चलो इसका फिजिक्स में उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जो पहले वाला बताया था उसका तो फिजिक्स में बहुत सिग्निफिकेंस। दिस वाज मोर ऑफ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। हमें एक्चुअली देखो मैथमेटिकली क्या होता है ना, जब अलग अलग कंडीशन सेटिस्फाई करो तो उसके बेस पे अलग अलग कर्व्स बनते हैं, तो उनके अपने अपने रेलेवेंस होता है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में होता है।
ठीक है, चलो, so therefore we have finally got the length of this curve as equal to 6 times a. एक लास्ट कंसेप्ट हम डिस्कस जरूर करना चाहेंगे, एंड दैट इज अनिता मैम, आर यू देयर? ओके, यू नो, एक और क्वेश्चन में जो है देना चाहूंगा, जो मैंने कल दिया था, वो भी एक और टाइप का होता है जिसमें पैरामीट्रिक फॉर्म से तुमको सॉल्व करना है। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से दे देता हूँ। सपोज ऐसे पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ x इक्वल टू r थीटा प्लस साइन थीटा, कल एकदम जाते जाते डिस्कस हो नहीं पाया, और r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका जो है तुमको, ठीक है ना, लेंथ निकालना, सॉरी, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जनरल पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है ना, एक जनरल पॉइंट में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू निकाल। So this is basically how to find out radius of curvature for a parametric form. ठीक है ना, चलो गो अहेड करो। ओके, आई एम मूविंग द साइड। अशिता थोड़ा जल्दी कॉपी कर लो। चलो ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। इसका आंसर है तो बताना। सर हाँ, सर इसमें ऐसे कर सकते हैं सर, जैसे सर ये जो x इक्वल्स टू r थीटा प्लस साइन थीटा है सर, इसको d थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर y वाले को भी करके सर दोनों को डिवाइड करेंगे ना सर, dy बाई dx आ जाएगा सर, फिर वो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक, चलेगा, वही करना। Okay, Lavanya has given one answer, so like let's try for that. I mean, है ना? To check whether it's correct or wrong. Okay, first of all, देखो हमें करना क्या है ना, हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर भी निकालना है। तो व्हाट डू वी डू? So let's do one thing, let's find out dx by d theta. तो dx by d theta क्या होगा ना, r तो है ही है, 1 plus cos theta. So r into
into 1 plus cos. So that's your dx upon d theta. ठीक है? And dy by d theta. तो dy by d theta क्या होगा ना, r into 1 R minus sin cos theta. तो यानी R sin प्लस theta. r sin, ठीक है ना, यानी r sin. तो dy dx क्या होगा, dy dx हो जाएगा dy d theta अपॉन dx d, है ना, यानी 2r sin theta by 2 cos theta by 2 अपॉन r into 1 plus cos theta. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 r cos square theta by 2. 1 plus cos theta is actually cos square theta by 2. ठीक है, देखिए इससे क्या होता है ना, ये cos theta by 2, ये cos theta by 2, ये r कैंसिल हो गया, यानी बेसिकली ये हो गया dy dx is equal to tan theta by 2. ठीक है, दैट मींस अगर मान लो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए तो कैसे निकालें, d2y by dx स्क्वायर क्या होगा, ना इसका डिफरेंशिएशन. अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाफ sec square theta by 2 into d theta by dx, है ना. अब देखो d theta by dx, gx upon d theta आ चुका है, तो इक्वल टू sec square theta by 2 upon 2 into, है ना, dx upon d theta मुझे चाहिए d theta by dx, तो इसको नीचे रख देंगे, यानी r into 1 plus cos theta. ठीक है भाई, ये कितना आ गया फिर ना, ये भी 1 plus cos theta क्या होता है, 2 cos square theta by 2. तो या तो उसको ऊपर ले जाएंगे या तो इसको नीचे लेकर आ जाओ एज्यूमेशन, यानी हो जाएगा 1 upon 2r cos 4 theta by 2. या तो एक और ऑप्शन भी है, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो sec square sec 4 theta by 2, बात एक है ना. So that's all. So that is d2y by dx. Okay. अब मुझे क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर. तो dy dx इज लाइक tan थीटा, यानी tan थीटा by 2 का होल स्क्वायर टू द पावर 3 by 2 अपॉन d2y by dx स्क्वायर व्हिच इज 1 अपॉन, है ना, इधर रखना है 1 अपॉन 2r cos 4 थीटा by 2. तो ये ऊपर चला गया, तो 2r cos 4 theta by 2 into, अच्छा 1 plus tan square theta by tan square theta by 2 होगा sec square theta by सर ये 4r होगा. यस सर, वो 4 आ रहा है, 4r cos 4 थीटा बाय 2. सर प्रीवियस स्टेप में हमने सर जहाँ cos 4 थीटा बाय 2 निकाला है. 4 होगा, क्यों, क्योंकि ये 1 plus cos theta एक 2 देगा और एक 2 ऑलरेडी है, तो 4 होगा, बिल्कुल सही, एग्री. तो यानी ये 4 होगा, तो ये 4 कर लो, इसको 4 कर लो, ठीक है ना. और ये तो चलो 4r cos 4 थीटा बाय 2 हो गया, और ये sec square थीटा बाय 2 और टू द पावर 3 by 2, यानी sec क्यूब आ रहा है ना, यानी sec क्यूब थीटा बाय 2. ये तो आधा तो कैंसिल ही हो गया, है ना, यानी कितना आ गया, 4r cos थीटा बाय 2. ओके, 4r cos थीटा बाय 2 और that will be the, बेटे तो मैं कह रहा हूँ सर, इसको हमने ये थीटा बाय 2 इस सब की फॉर्म में क्यों लिखा है सर, नॉर्मल भी तो कर सकते हैं. कर सकते हैं, बट सिंप्लीफाई होते हुए दिख रहा था, कुछ कटते कोटते दिख रहा था. जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे थीटा बाय 2 के फॉर्म में लिखता हूँ ना, तो देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, देखो tan थीटा बाय 2 आ गया, नहीं तो फिर ये पूरा, है ना, न्यूमरेटर भी होता, डिनोमिनेटर भी होता, तो थोड़ा सा वैसे होता, अड़चन होता. बट इससे क्या थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, और कोई बात. ओके सर. आइडिया ऑल्सो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई मीन दूसरे देखो मैथमेटिक्स है तो कोई फॉर्म का तो कोई लिमिट होता नहीं है, यू कैन पुट द आंसर इन एनी फॉर्म, है ना, उसका कोई वो तो है नहीं कि यही फॉर्म में लिखना है, तो है ना, ये चीज. हाँ बोलो, और कुछ. चलो, सो दैट वाज योर
सर एक What's it मिनट called? sir. Radius of curvature of this particular curve. सर ये 4R क्यों आएगा? 2R हुआ है ना सर? एक्चुअली ये तो 2r और ये हाफ की वजह से है 2 हाँ सर। और 1 प्लस cos थीटा होता है 2r cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना? तो 2 एक वो भी आ गया और एक sec स्क्वायर थीटा बाई 2 को नीचे लेके आया तो वो भी एक cos स्क्वायर थीटा बाई 2 देगा। तो ये सब चीजें मिला जुला के हुआ। ठीक है, देख लो। Okay, so that was about your radius of curvature for these curves. इसके अलावा मैंने कल कुछ होमवर्क भी दिया है, ठीक है ना? इसके अलावा कल को कुछ मैंने होमवर्क भी दिया है, तो मे बी यू कैन जस्ट ट्राई देम और मैं इसका उसके आंसर्स जो है एक दो दिन में शेयर कर दूंगा। एक दो दिन में क्या, मे बी बाय संडे आई विल शेयर इट so that you can tally and find out whether you have got the right answer or not. ठीक है सर? हाँ बेटा, एक बार रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लिख लो। वो लिखा था एकदम स्टार्टिंग में, है ना? ये ठीक है, नोट कर लो। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसका मैंने कल डेरिवेशन भी करा दिया था कि कैसे आया, मतलब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कल करा दिया। चलो ओके, व्हाट वी डू नाउ इज दैट लेट्स begin a small discussion on projectile motion. इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और भी है मेरे माइंड में, बट चलो आई थिंक लेट्स नॉट डू द सेम थिंग नाउ. Let's move on to our next important topic of discussion, and that is on projectile motion. ठीक है ना? projectile motion में क्या है, देखो, it is basically motion under gravity. लेकिन ये एक ऐसे टॉपिक है जो कि इंटरेस्टिंगली प्रैक्टिकली बड़ा हम लोगों के लिए रेलेवेंस है, हम लोगों के लाइफ में रेलेवेंस रखता। मैं कुछ ऐसे एग्जांपल देना चाहूंगा जहां पे एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन हैज बीन ऑफ मच यूज। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एट दैट टाइम ऑफ कोर्स यू आर नॉट इवन बॉर्न। अमित, कारगिल का जब लड़ाई हुआ था तो इंडिया को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था और इंडिया के बहुत सारे सैनिक soldiers initially they had to sacrifice their lives, and that's why I always say that we should always be thankful to our soldiers who are guarding our boundaries and borders. Now you might say कि Indian soldiers के life initially इतना क्यों loss हुआ? Actually you know what happened? पाकिस्तानी ने क्या किया, विंटर के टाइम जो बंकर्स या और भी जो एरियाज हम लोग पेट्रोलिंग करते थे, तो विंटर के टाइम क्या होता है ना, वहां पे इतना बेकार क्लाइमेट होता है और वहां पे कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं। तो देयरफॉर आवर ट्रूप्स एक्चुअली ड्यूरिंग समर टाइम दे यूज्ड टू स्टे देयर और टेम्पररी कुछ बना लेते थे। समर में तो कहीं पे भी रह लो, क्या दिक्कत है, टेम्पररी कुछ बनाते थे और पेट्रोलिंग करते थे। सो दैट वाज द बॉर्डर, आई मीन व्हाट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और समर के बाद विंटर में थोड़ा सा अंदर आ जाते थे, 10-20 किलोमीटर अंदर आ जाते। क्यों? क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा स्नो और वो पूरा ब्लिजर्ड्स और ग्लेशियर्स के वो स्लाइडिंग वगैरह ये सब इतना रिस्की होता है कि लाइक दे डिडंट फाइंड इट रेलेवेंट एंड आल्सो यूजफुल, सो दे यूज्ड टू कम बैक। इन द मीनवाइल पाकिस्तानी ने क्या किया, उन्होंने उस जगह को कब्जा। अब वो तो पूरा ग्लेशियर है, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टोपोग्राफी है, तो मैं पूरा तो नहीं दिखा सकता, बट मोटा मोटा मैं बता, मोटा मोटा पता क्या होता है कि ऐसे माउंटेन्स है। अब क्या हुआ कि इंडिया मान लो यहाँ पे, मतलब इंडिया मतलब इंडियन ट्रूप्स, और पाकिस्तानियों ने क्या किया, यहाँ पे पहुंच। अब देखो समझो, पाकिस्तानी यहाँ पहुंच गया, इंडिया यहाँ पे। अब देखो फायदा समझो, अगर मैं यहाँ से कुछ थ्रो करता हूँ ना, मैं कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट थ्रो कर दो बस, कोई गोली चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पत्थर थ्रो कर दो तो इट वुड हैव अ ह्यूज वेलोसिटी बाय द टाइम इट कम्स अप। वेयरएज अगर यहाँ से तुम गोली भी लॉन्च करो, then that case का velocity obviously कम हो जाएगा। And there is another problem that how will you launch so that they hit there? ये possible ही नहीं। क्यों? ये यहाँ से ऐसे चले जाएंगे, तो इनको तो एक भी गोली नहीं लग रहा, और ये जब मर्जी मान लो छुपा हुआ है, आके फटाफट फायरिंग करके चले जाते थे। यानी इंडियंस के लिए ये पीक कैप्चर करना इम्पॉसिबल। इंडियंस के लिए
इंडियंस के लिए ये पीक कैप्चर करना इम्पॉसिबल, and that impossible was made possible, and that's why there was a lot of sacrifice of human life actually. In fact, you know what advantage Pakistan was using was simple projectile motion, कि यहाँ से प्रोजेक्टाइल आराम से तुम भेज सकते हो, लेकिन यहाँ वाला ऐसे करके प्रोजेक्टाइल जा रहा है तो सडनली तो ऐसे डिप नहीं मारेगा, वो तो अपना ग्रेविटी के कारण जाएंगे. And that's why initially कई दिन तक इंडिया एक्चुअली पाकिस्तानी को डिसलॉज नहीं कर पाया. So India had to adopt two different techniques, two different strategies. One was a human strategy and other was a non-projectile strategy. Please listen to my words, non-projectile strategy. अब दोनों मैं बताता हूं. Non-projectile strategy क्या था कि इंडिया बहुत जल्दबाजी में इजराइल के साथ पैक्ट बना to have laser guided weapons. लेकिन एक प्रॉब्लम था कि लेजर गाइडेड वेपन्स के एक डिलीवरी सिस्टम भी होता है, यानी एक डिलीवरी एयरक्राफ्ट होता है अलग और लेजर गाइडेड वेपन्स अलग होता है, दोनों को फिट करना पड़ता है, उसके सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है और तब जाके वो काम करता है. ठीक है ना. सो थैंक्स टू द क्रेडिट ऑफ बोथ इजरायली साइंटिस्ट एज वेल एज इंडियन साइंटिस्ट, क्योंकि इंडिया के पास डिलीवरी का एयरक्राफ्ट नहीं. तो देखो, बंदूक का गोली सप्लाई करना आसान है पर बंदूक बनाने में तो टाइम लगता है ना. तो वही चीज हुआ. तो इजराइल इज वेरी क्विकली सेंट द लेजर गाइडेड वेपन्स, लेकिन एयरक्राफ्ट बनाने में तो टाइम लगेगा, तो इजराइल एकदम से रातों रात एयरक्राफ्ट बना के दे नहीं सकता. तो इंडिया को क्या करना पड़ा, इंडिया के एक्सिस्टिंग एयरक्राफ्ट के साथ उसको फिट करके, दैट वाज वेरी चैलेंजिंग टास्क, इट टुक एक्चुअली 1 or 2 weeks. तब तक डिलीवरी वेपन्स आ चुके थे लेकिन यूज नहीं कर पाए. वो सारा मैच करके फील्ड ट्रायल्स हुआ, ये सब करके तब जाके जब रेडी हुआ, देन दे यूज्ड टू फ्लाई विद एयरक्राफ्ट. ठीक है ना. And they used to fire laser guided weapons. लेजर गाइडेड वेपन से पूरे कैंप साफ कर देते. और इस डर से, क्योंकि देखो वो पूरे एरिया कब्जा कर लिया, जब एक कैंप को पता चल रहा कि ये तो सारे कैंप वाले खत्म हो गए एकदम से, एक शाम को फायरिंग हुआ लेजर गाइडेड वेपन, तो इस चक्कर में क्या होगा, बाकी लोगों ने काफी जो है भाग के चले. So that was one strategy. The second strategy was human, and that is what should be more touching for us, is that ये जो पहाड़ी था ना, ये बहुत स्टीप था. इनफैक्ट ऐसे स्टीप पहाड़ियों में पूरा बंदूक लोड करके और ये सब करके, अगर मैं तुमको बोलूंगा चढ़ने के लिए, चढ़ ही नहीं पाओ. जैसे हम लोग तो प्लेन लैंड पे बॉर्न हुआ है ना, तो हम लोग इतना चढ़ाई में तो डर ही जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. सो इंडियन आर्मी हैड टू कॉल नागा रेजिमेंट. नागा रेजिमेंट के साथ फायदा क्या है कि दे आर बॉर्न इन हिल्स ओनली, तो उनके लिए पहाड़ चढ़ाई उतराई करना कोई टास्क ही नहीं है, वो तो अंधेरे में चढ़ जाते थे. तो एक्चुअली लिटरली यही किया गया, रात के अंधेरे में नागा रेजिमेंट को यहां से आप भेजा एंड दे स्टेल्थीली क्लाइंब. इमेजिन करो, क्योंकि देखो अगर थोड़ा सा भी भनक लग जाए ना तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो गड़ फायरिंग करके सारा पलटन जो है एकदम साफ हो जाए. भाई रात के टाइम कहाँ भागोगे, भाग भी नहीं सकते हो. तो अगर पता चल जाए कि यहाँ पे 100 ट्रूप्स आ रहा है, वो तो गड़ फायरिंग करते रहेंगे, तुम भाग भी नहीं पाओगे और वही लगभग सब खत्म हो जाएंगे, 2-4 बच गया तो लगा. सो दे हैड टू वेरी स्टेल्थीली क्लाइंब, यानी टॉर्च भी यूज नहीं कर सकते. टॉर्च यूज करते क्योंकि वहां पे तो ये लोग सेंट्री भी रखते हैं ना, गार्ड, वो देखते रहते हैं कहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, कहीं कुछ इधर उधर हुआ तो तुरंत. सो देयरफॉर दे क्लाइंब स्टेल्थीली एट द पॉइंट हियर. और इमेजिन करो सुबह, ठीक है ना, जो 1-2 सेंट्री थे उनको तो जो बिना साउंड का गन्स होता है उससे तो खत्म कर दिए. एंड दे वर ऑल स्लीपिंग इनसाइड द बंकर्स एंड ऑल. तो जब सुबह से ऐसे करके उठ के आ रहे थे तो नागा रेजिमेंट वाज लाइक ऐसे खड़े. ठीक है ना. अब इमेजिन करो, मान लो 50 ट्रूप्स वहां पे है पाकिस्तान के, या जो भी 20-30-40 थे मतलब, और नागा रेजिमेंट बिल्कुल ऐसे खड़े हैं एंड दे आर ऑल अनआर्म्ड स्लीपिंग. आई मीन, देन यू कैन इमेजिन अब क्या किया गया. ठीक है ना. सो देयरफॉर कारगिल के लड़ाई में एक ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पर्टिकुलर लिमिटेशन होता है, उस चक्कर में इंडिया जीत नहीं पा रहे थे और पाकिस्तान को उसी का फायदा. ठीक है ना. सो देयरफॉर यू कैन सी रेलेवेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल इन मेनी केसेस, है ना. चलो एनीवे, so let's have a quick beginning on the discussion of projectile motion. ठीक है ना. तो प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर देखता हूं तो इसको कैसे वो करें, है ना. तो लेट अस से there is a projectile which is thrown with a speed u at an angle theta. ठीक है. तो
इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? ऑब्वियसली u cos थीटा और एक और कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा. सिंपल है. तो therefore if I ask you what is the initial velocity vector v0, तो क्या हो जाएगा ना u cos थीटा I cap प्लस u sin थीटा j cap. ठीक है. एक्सेलेरेशन को क्या लिखना चाहिए? तो एक्सेलेरेशन तो ग्रेविटी है ना, तो लाइक g डाउनवर्ड्स, तो माइनस g j cap. ठीक है. तो क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो therefore I can use these equations. B is equal to u plus at and s is equal to ut plus half at square. है ना? तो we can use that. तो therefore s वेक्टर क्या हो जाएगा? ये u हो गया into t plus half at square. तो यानी u cos theta I cap plus u sin theta j cap into t plus half a t square. अगर इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, ये बन जाएगा u cos theta into t I cap plus u sin theta into t minus half gt square j cap. ठीक है. Now I would like to ask the significance of some of them. Okay, I would like to ask the significance of some of them, and that is, can I have somebody? Can I have Garima on the air, bete? Garima, Kalra, are you audible? Garima. गरिमा, शाश्वत दास की नागा हिल्स, बेटे नागा हिल्स नहीं बोला था, मैंने बोला था नागा रेजिमेंट को बुलाया गया कारगिल में वो रात के अटैक के लिए. नागा हिल्स नहीं बोला. गरिमा, यू आर नॉट ऑडिबल बेटे. ओके, कैन आई हैव इशिता ऑन एयर बेटे? इशिता. Yes, sir. Can you tell me the significance of this part? What is exactly this and what is exactly this? U cos theta dot t is the distance covered in positive x direction. And what is this? In y direction. Okay, so can I tell the same answer in terms of coordinates? So the first part is the x coordinate and the second part is the y coordinate. Okay. Please remain on here for a little bit more. Is that now this projectile is going to move like this, and it will drop down somewhere here. Now, can you tell me something? Can you tell me some information about the highest point? Some relevant information about the highest point. Sir, the acceleration will only be g downwards. It will not be in the x direction. Okay. Just hold on a little bit. Acceleration, तुम कह रहे हो कि highest point पे downwards होगा. I was actually wanting to know something unique about the highest point. अच्छा, ये जो acceleration की बात कर रहे हो, क्या बाकी points पे फिर acceleration कुछ और है? Downwards नहीं है? No sir, नीचे ही है. तो फिर ये तो unique point नहीं हुआ ना? Something specific, something special, something unique about the highest point. Sir, velocity 0 होगी. Okay, velocity 0 होगा, पक्का? Velocity 0 होगा? सर वर्टिकल कंपोनेंट वाली. Okay. डायरेक्शन वाली. हाँ, यानी देखो क्या है ना कि इशिता, I think you are thinking correctly, but maybe you just given an answer a little wrong, and now others are supporting that answer by a little different language. I mean, we are getting answers from Lavanya Jain, Lavanya, Sheesh, Shashwat, Dhruv. That's right. ठीक है. Bhumika and Adit. Yash was also wanting to make an attempt.
बिल्कुल सही बात है। हाईएस्ट पॉइंट का खासियत क्या है कि वहां का वेलोसिटी जीरो नहीं है, वहां पे वेलोसिटी तो है लेकिन वेलोसिटी का y कंपोनेंट नहीं है। मतलब देखो, अगर मैं ऐसे देखता हूं तो ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे है ना, इनिशियल मतलब, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे, 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 यानी हाईएस्ट पॉइंट आते आते क्या हो गया, इसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट खत्म हो जाता है। So the specific information or the special information about the highest point is not कि उसका velocity जीरो हो जाए, उसका velocity का y component जीरो हो जाए। तो y component है कौन सा, है ना? तो ये तो हो गया displacement. So let me now write down the velocity after time t का equation, vector equation. तो velocity after time t क्या होगा, u plus at. तो ये अगर acceleration हुआ, तो now let me write down the velocity. तो velocity after time t will be u plus at. तो u मतलब हो गया u cos theta I cap plus u sin theta j cap plus minus g j cap into t. यानी velocity after time t, मैं यहीं पे लिख दूं, that would make sense. Velocity after time t हो गया equal to u cos theta I cap plus u sin theta minus gt j cap. और हाईएस्ट पॉइंट का जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है या खासियत है वो क्या है कि वहां पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, यानी vy वहां पे जीरो। So therefore we'll put this as zero. So at highest point velocity का y component zero, और ये है velocity का y component, ये है velocity x component. And Dhruv has also used the same language, Shashwat bhi, and that is the velocity at the highest point is purely horizontal. I think that's right. Actually, there are some more features also, but we will discuss slowly one at a time when the relevant section comes. So at highest point, velocity at y component zero, यानी इसको zero कर देंगे, so therefore you have u sin theta minus gt is equal to zero, यानी t आ गया equal to u sin theta by g. ठीक है? अगर वहां का टाइम आ गया, तो मैं फिर डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन से वहां का x कोऑर्डिनेट और वहां का y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूं, है या नहीं? तो देयरफॉर हाईएस्ट पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, u cos theta into t, यानी u cos theta into t, यानी u sin theta by g is equal to u square sin theta cos theta by g. I think simple stuff. Similarly, इसी टाइम को यूज करके अगर मैं इसमें पुट करता हूं, in that case क्या होगा, उसको y coordinate आ जाएगा. So therefore y coordinate will be u sin theta into t, and t we have already found out, u sin theta by g minus half g into u sin theta t की जगह पुट कर रहा हूं मैं. So what I have done is that all these places where there are t, I mean, because we have found out the value of t, so I'm just putting the relevant value of t. Okay, and if we simplify it, y becomes equal to u square sin square theta by 2g. This is also called as maximum height. Yeah. So this is now the maximum height. Okay. So therefore, highest point का एक छोटा सा information, क्या information? कि velocity वहां पहुंचते horizontal हो जाता है, which has another way of saying कि उसका vertical खत्म हो जाता है. ये vertical तो acceleration due to gravity जी से impacted हो रहा है, horizontally कोई acceleration है नहीं, तो इसलिए देखो horizontal velocity में देखो कोई change नहीं. Initial velocity देखो horizontal u cos theta है, थोड़ी देर बाद भी u cos theta ही है. हाँ, vertical में initial u sin theta है, लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या हो गया, u sin theta minus gt. So that's how it is slightly different. So therefore we have found out initial after time t. तो और displacement का भी आ चुका है, x coordinate y coordinate, इसको यूज करके maximum height और यहाँ तक का x coordinate भी आ गया. ठीक है? Okay. This is the first thing that we have talked about in projectile motion. और इसके ऊपर और भी analysis किया जा सकता है. ठीक है ना? But as I said, we will do that in next class tomorrow. यानी एक चीज हो गया is that कि अगर मैं प्रोजेक्टाइल को देखता हूं तो उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज ए यूनिफॉर्म मोशन और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ माइनस जी. तो मैं रिटार्डेशन वर्ड इसलिए अवॉइड कर रहा हूं
कि अगर तुम ट्रू रिटार्डेशन वर्ड को देखते हो तो जाते हुए रिटार्डेशन होता है, आते हुए फिर क्या होता है, स्पीड बढ़ता भी तो है. So therefore let's avoid the use of the word retardation because there is minus gm. So we'll only say horizontal direction, uniform motion, vertical direction, accelerated motion. So the net motion is the vector sum or the juxtaposition of these two motions, uniform and non-uniform, यानी accelerated by minus. तो जो भी इसके बाद हम लोग relevant चीजें डिस्कस करेंगे वो इन्हीं दोनों के वेक्टर सम के बराबर, ठीक है ना. चलो, I think that's where we will end today. What we will do is that we will push the discussion on Monday or maybe after that. In the meanwhile, I have given you one assignment for finding out the radius of curvature. मैं कोशिश करता हूँ कि कर्व के लेंथ के ऊपर भी अगर कोई असाइनमेंट मिल जाए तो मे बी आई विल प्रोवाइड यू दैट आल्सो. तो इनको सॉल्व करो वीकेंड में, और अगर कोई क्वेश्चन अटकता है या कुछ ऐसे होता है तो देन मे बी वी कैन डिस्कस इट ऑन मंडे, ठीक है ना. ठीक है, चलो. सो दैट्स इट. हां बेटे. सर एक बार वो पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन बता दो. पैराबोला, देखो पैराबोला के ना इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स होता है. तो मैंने एक फॉर्म बताया था y² = 4x. इसी को ज्यादातर स्टैंडर्ड माना जाता है और उसका शेप ऐसे हो. तो ऐसे में अगर करते हो तो हो जाएगा 80² और 280. एक्चुअली देखो x 80² हो गया तो x पे पुट करो, तो 80² × 4 है तो क्या होगा 4a² t², और y की जगह क्या पुट करेंगे 280, तो y² है तो 280 का होल स्क्वायर करो 4a² t². आ गया ना टैली कर. दैट्स ऑल, ठीक है ना. So that's about the parametric equation. ऐसे ऑब्जर्व कर करके पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखा जाता है. देयर आर मोर पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर एलिप्स का अलग होता है ना, हर एक का अलग अलग होता है, ठीक है. चलो, आई थिंक दैट्स वेयर वी विल एंड टुडे. वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट सेशन. टिल देन एंजॉय योर वीकेंड. हैव अ गुड डे. बाय बाय. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you, sir. थैंक यू. आप कुछ पूछ रहे हो बेटे? सर जो रेनमैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम है वो आएंगे ना सीपीटी में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. देखो मोशन इन 1D के पहले जितने भी हमने कराया वो सब कुछ आ सकता है, ठीक है ना. चल, ओके बेटे, हैव अ गुड डे.